Last class, we started work energy principle. So what's the work energy principle जो हमें last class में लिखा था? It was work done by driving force minus work done against resistive force is equal to gain in energy minus loss in energy. अब ये हर एनर्जी इक्वेशन में ये 4 क्वांटिटीज होती हैं। किसी क्वांटिटी में कोई ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक पे 2 क्वांटिटीज ना हो, किसी एक पे एक ना हो। मीन अगर कोई उसमें रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी माइनस लॉस इन एनर्जी। अगर आपका दोनों एनर्जीज में गेन हो, क्या पॉसिबल है दोनों एनर्जीज में गेन हो? यस पॉसिबल है। अगर स्पीड भी इंक्रीज हो रही हो और हाइट भी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी में भी गेन है और काइनेटिक में भी गेन है। और जब किसी एनर्जी में गेन आता है उसको हम प्लस के साथ लिखते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों में लॉस हो, स्पीड भी कम हो रही है और हाइट भी कम हो, तो हम लिखेंगे माइनस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने ये बात डिस्कस की थी कि बहुत से केसेस देखे थे कि आपकी कब कौन सी क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी और कौन सी नहीं होगी। और डायरेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आप उसकी हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हाइट इज डी साइन थीटा। और एक और मैंने बात कही थी कि वर्क डन बाय द वेट कंपोनेंट। जब हम एनर्जी इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो उसमें वेट के कंपोनेंट की वजह से वर्क डन समटाइम्स वो रेजिस्टिव होगा, समटाइम्स वो ड्राइविंग बनेगा। हम वेट के कंपोनेंट की वजह से वर्क डन ना ही ड्राइविंग काउंट करेंगे ना ही रेजिस्टिव में काउंट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी में काउंट हो रहा होगा। ओके जी, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने जो वर्कशीट आपको सेंड की थी, अगर तो आपने उनमें से कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप बता दीजिए, मैं वही पहले अटेम्प्ट कर लूं जिसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। और अगर आपने नहीं किए तो मैं खुद से कुछ क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। जी, आपसे है कोई क्वेश्चन विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 3 किया था, अब हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एनर्जी इक्वेशन होगी। लुक एट क्वेश्चन 5। Question 5 is a load of mass 1250 kg is raised by a crane from rest on horizontal ground to rest at a height of 1.54 above the ground. The motion against the resistance to motion is 5750 joules. Find the work done by the crane. देखिए, अगर मैं एनर्जी मेथड यूज ना करूं तो सिंपली वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ इंटू डी। यहाँ पे फोर्स, ड्राइविंग फोर्स बाय द क्रेन गिवन नहीं है। डिस्टेंस तो गिवन है आपके पास 1.54 मीटर, बट वो ड्राइविंग फोर्स नहीं गिवन। सो अब आप क्या करें, इसमें एनर्जी मेथड यूज करने लगे। एनर्जी इक्वेशन अगर यूज करनी है तो बताइए क्या होगी। एनर्जी इक्वेशन क्या है? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन
अगेंस्ट या बाय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी में गेन है या लॉस है? काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, कैसे पता चल रहा है? देखिए लिखा हुआ है कि a load of mass 1250 kg is by a crane from rest to rest. So start भी रेस्ट पे हुआ और एंड भी रेस्ट पे हुआ, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है? सो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, वो स्टार्ट भी रेस्ट से हो रहा है और एंड भी रेस्ट पे हुआ है, so there is no change in kinetic energy. और बताइए what is happening with potential energy, gain in potential या loss in potential? हाइट हुए ना, वो तो चेंज है, हाइट बढ़ गई है ना। उसने कहा है कि आपने रेस्ट से रेस्ट तक ले गए एट अ हाइट ऑफ 1.54 मीटर अबव द ग्राउंड, उसको ग्राउंड से लेकर 1.4 मीटर ऊपर ले गए, तो हाइट में तो इंक्रीज हुई है ना। सो हाइट में इंक्रीज है, इसका मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम गेन लिखते हैं तो हम वो पॉजिटिव लिखते हैं। सो आपकी जो एनर्जी इक्वेशन है वो ये लिखेगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं होगी। तो वी वांट टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द क्रेन, मीन वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स या वर्क डन बाय क्रेन हमें कैलकुलेट करना है, माइनस व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स 5750 is equal to gain in potential energy mgh, m कितना है, mass 1250, g is 10 and height कितना चेंज आया उसमें 1.54 मीटर। सो कैलकुलेशन कीजिए, बताइए व्हाट इज वर्क डन बाय क्रेन। Sir, 25,000 joules. दोबारा बताइए। 25,000 joules. 25,000। So the work done by the driving force, yeah, work done by the crane is 25,000 joule। जी क्लियर है ये? सो ये हाँ 25 किलो जूल्स लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है खाम खा मस्ती करने की। सो वर्क डन बाय द क्रेन आपके पास आ गया, और देखिए सो दिस इज अ वन एक फर्स्ट एग्जांपल, और इनफैक्ट हमने एक क्वेश्चन पहले किया था लास्ट क्लास में, जिसमें एनर्जी मेथड एनर्जी इक्वेशन यूज हो रही है। सेकंड पार्ट इज assuming the power output of the crane is constant and equal to 1.25 kilowatt, so power कितनी है 1.25 किलोवाट, मतलब 1250 watt। Find the time taken to raise the load, find the time taken to raise the load। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, पावर गिवन हो तो पावर, एक तो फॉर्मूला होता है एफ वी, एक होता है पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। सो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, टाइम जो सेकंड आ रहा है, सो पावर इज 1250, वर्क, अब पावर अगर, क्योंकि ये पावर कौन सा है जो जनरेट किया है क्रेन ने, तो वर्क भी कौन सा होगा जो विच इज डन बाय द क्रेन, जो आपने पार्ट वन में फाइंड किया हुआ है 25,000। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम। So time is 20 seconds. ओके जी, ओके क्वेश्चन 8 देखिए,
Question 8. An object of mass 8 kg slides down a line of greatest slope of an inclined plane. Its initial speed at the top of the plane is 3 meter per second, and its speed at the bottom of the plane is 8 meter per second. The work done against the resistance to motion of the object is 120 joules. Find the height of the top of the plane above the level of the bottom. अगर अपने पास कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सपोज वो यहां से टॉप से बॉटम तक आ रहा है। टॉप पे स्पीड कितनी है 3, बॉटम पे स्पीड इज 8। सो यहीं से देखिए पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। और हमें वो डाउन द प्लेन आ रहा है, डाउन द प्लेन आ रहा है, उसमें हाइट कितनी, ये है हाइट, ठीक। सो हमने ये फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। और इंक्लाइंड प्लेन है, किस एंगल पे है, क्या वो एंगल हमें पता है? वो एंगल भी नहीं हमें पता। ओके जी, चलिए नहीं करते हैं क्वेश्चन। एनर्जी मेथड लगाइए। अगेन बताइए इसमें एनर्जी मेथड क्या होगा? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, बताइए काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में गेन है या लॉस है? गेन। सो अगर गेन है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, हाइट कम हो रही है ना, टॉप टू बॉटम आ रहा है, सो हाइट कम हो रही है। सो माइनस आप लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, चलिए अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स? जी, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स बताइए क्या है? उसने दी नहीं है, इसका मतलब सिंपली स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इसमें वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, कोई ड्राइविंग फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही। सो ड्राइविंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सो व्हाट्स द ड्राइविंग फोर्स? जीरो। अच्छा, अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो वो मूव कैसे कर रहा है नीचे? वेट के कंपोनेंट की वजह से। मीन अगर मैं इसका वेट अगर देखा है तो वेट का ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से। तो इसका मतलब कि ये जो वेट का कंपोनेंट है ये बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है। क्या हम इसको ड्राइविंग फोर्स से मेंशन करेंगे? मैंने आपको बताया था कि वेट के कंपोनेंट को हम ड्राइविंग या रेजिस्टिव में काउंट नहीं करेंगे जब एनर्जी मेथड हम यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होगा। सो सिंपली द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज zero. What is the work done against the resistive force? It's given 120 joules. Is equal to what is gain in kinetic energy? So gain in kinetic energy मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ मैस ब्रैकेट में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बताइए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर में क्या लिखूं? 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर या 3 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर? हमेशा 8 square minus लार्ज 3 square. माइनस स्मॉल करना 8 है। मैंने square आपको कहा था minus 3 square. पॉजिटिव। जी बिल्कुल, हमने हमेशा लार्ज मीन 8 माइनस, हमने पॉजिटिव आंसर लाना है। 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इवन अगर यहाँ पे लॉस तो हम भी 8, तब भी हम 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखते, बाहर माइनस आ जाता उस केस में। एनीवे यहाँ पे तो गेन था, तो 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी।
mgh, mass is 8, g is 10 and h is this one. हमें हाइट ही कैलकुलेट करनी है, सो हाइट को हमने h लिख दिया। सो अब आप इस एनर्जी इक्वेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें देखिए देयर इज ओनली वन वेरिएबल h, रो ही हमने फाइंड करना है। सो कैलकुलेटर यूज कीजिए, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 80h, ये 120 जूल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, प्लस 120 हो जाएगा। क्या आ रही है हाइट? 4.25। इस एग्जांपल से आप देखिए कि इससे कि एनर्जी मेथड से आप सिर्फ वर्क डन बाय ड्राइविंग रेजिस्टिव गेन काइनेटिक पोटेंशियल नहीं, इसके अलावा आप हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे इसी एनर्जी मेथड से आप या तो इनिशियल स्पीड फाइंड कर रहे होंगे, फाइनल स्पीड भी फाइंड कर रहे होंगे, समटाइम्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड करेंगे कि वो किस एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है, वो भी आप इसी से अक्सर फाइंड करेंगे। तो आप एनर्जी मेथड बहुत जगह देखेंगे यूज बता रहे हैं। ये एग्जांपल क्लियर है? आगे चलें। और आप देखिए मैंने वेट की वजह से जो वर्क हो रहा है वो मैंने ड्राइविंग रेजिस्टिव दोनों में काउंट नहीं किया। ओके जी, लेट्स डू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 जरा पढ़ें और ट्राई करें। मैं इसको A lorry of mass 15,000 kg climbs a hill of length 500 meter at a constant speed. Constant speed. The hill is inclined at 2.5 degree to the horizontal. The resistance to lorry's motion is constant and equal to 800 Newton. Find the work done by the lorry's driving force. जी, एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी है। So work done by driving force minus work done against resistive force जी राइट साइड बताइए क्या आएगा? किसी एनर्जी, व्हाट इज हैपनिंग विद पोटेंशियल एनर्जी, गेन और लॉस? गेन हो रहा है। उसने कहा अ लॉरी ऑफ मास क्लाइम्स अ हिल, ऊपर जा रही है, हाइट बढ़ रही है। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, गेन और लॉस? So constant speed है। यस, कांस्टेंट स्पीड है, सो नीदर गेन नॉर लॉस। सो इसके अंदर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो मेंशन ही नहीं करेंगे। सो आपकी एनर्जी इक्वेशन इस स्पेसिफिक केस के लिए बन गई, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ही तो हमने फाइंड करना है। सो ये तो हमने फाइंड करना है, वर्क डन बाय लॉरीज ड्राइविंग फोर्स minus what is the work done against the resistive force? Jida is saying 800. Is she right? जी एक बात के सिंपली 800 तो नहीं लिखेंगे,
800 तो नहीं लिखेंगे, 800 तो फोर्स है। ये आपकी इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन है, इसमें एनर्जी यूज होंगी, इसमें वर्क यूज होगा। मीन जितनी भी यूनिट्स होंगी वो जल्द होंगी, ये तो न्यूटन है। सो आप मुझे बताइए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इसमें बताइए फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कॉस थीटा है? एफ डी है या एफ डी कॉस थीटा? क्या फोर्स FD किसी cos एंगल? theta. FD cos theta. एफ डी कॉस थीटा, वो क्यों वैसे? सर क्योंकि इंक्लाइंड है वो एंगल है उसको दिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपकी ड्राइविंग फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही हो तब हम यूज करते हैं एफ डी कॉस थीटा। अगर इंक्लाइन प्लेन है तो जरूरी नहीं है कि वो एफ डी कॉस थीटा होगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट और आपकी फोर्स पैरेलल टू द प्लेन एक्ट कर रही है, तो इस केस में भी सिंपली एफ डी होगा। एफ डी कॉस थीटा कब होता है? जब आपकी फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है। अगर फोर्स एंगल पे एक्ट नहीं कर रही, मीन कौन सी एक, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही हो किसी एंगल पे, तो इस केस में एफ डी कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर आपकी फोर्स इंक्लाइन प्लेन या नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है तो फिर सिंपली एफ डी होगा। अगर इंक्लाइन प्लेन के साथ भी कोई एंगल बना रहा हो, यहाँ पे अगर एंगल होता 30, फोर्स एंगल बनाए, तो इस केस में भी एफ डी कॉस 30 हो जाता। लेकिन सिंपली इंक्लाइन प्लेन होने से एफ डी कॉस थीटा नहीं होता। फोर्स आपकी अगर एंगल पे एक्ट करे तो तब एफ डी कॉस थीटा होता है। सो हियर इट विल बी एफ डी सिंपली मीन एफ इज 800, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स करना है तो रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्टेंस। Resistive force is 800 and the distance traveled is 500. So 800 into 500 is equal to gain in potential energy. So mgh, what is mass? 15,000. G is 10. What is h? Height given क्या इस क्वेश्चन में? Height नहीं given. So Dore Samin, what will be the height here? सर 2.5 sin theta सॉरी क्या कहते हैं 800 न्यूटन 15,000 sin theta sin 2.5 अगर हम 2.5 को रिजॉल्व कर लें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 500 साइन थीटा, 500 साइन 2.5। मैंने आपको डायरेक्ट कहा था कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हाइट कैलकुलेट करनी हो तो इट इज डी साइन थीटा। ठीक, और ये इसकी लॉजिक भी दोबारा बता देता हूँ कि ये एच इज इक्वल टू डी साइन थीटा कैसे आता है, उसके बाद आप डायरेक्ट यूज किया करेंगे। मीन अगर इंक्लाइन प्लेन हो, ये एंगल हो थीटा, अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हो डी, और आप ये हाइट एच कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सिंपली साइन रेशियो यूज करनी होती है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यहां से हाइट क्या आएगी? डी साइन थीटा। सो डी यहाँ पे है 500 मीटर, डी है डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, और थीटा है यहाँ पे 2.5। तो एच क्या होगा? डी साइन थीटा मीन 500 साइन 2.5। So after applying the work energy equation, just use your calculator carefully. You will get the work done by driving force. और वो बताइए क्या है? सर So ये round off करके 3,670,000 36700000.
So 367,000 joules is the work done by driving force. या इसको zeros 3 ही आ रहे हैं, 4 आते हैं? 4 आ रहे हैं सर। 4 4 0. So 367,000. So 3.67 into 10 power 6. Yeah, 3,670,000 joules is the work done by the lorry's driving force. ओके जी, सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी the lorry reached the top of the hill with speed 20 per second and continues down the hill with a constant driving force of 2000 Newton. तो अब आप देखिए कि वो रिटर्न जर्नी हो गई है। सो अब टॉप से बॉटम आ रही है। सो टॉप पे उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और उसकी ड्राइविंग फोर्स है थ्रू आउट कांस्टेंट, वो कितनी है? 2000. The resistance to lorry's motion is again constant and equal to 800. Speed of the lorry when it reached the bottom of the hill. चलिए जी, एनर्जी मेथड खुद लिखिए, इसके लिए एनर्जी इक्वेशन खुद पहले लिखें आप इसके लिए। So it will be work done by driving force minus work done force is equal to, बताइए एनर्जीज में, बताइए किसी में गेन है किस में लॉस है? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है क्योंकि उसमें हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी में गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, गेन है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे कोई बता सकता है कि कैसे पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में गेन है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी समझ आ रहा है क्योंकि हाइट कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी में गेन तो आपको स्पीड नहीं पता। जी बताइए इब्राहिम। नहीं, 20 मीटर पर सेकंड है, डाउन द हिल आ रहा है, तो हो सकता है स्पीड कम हो रही हो। वो तो कांस्टेंट स्पीड जाते हुए थी ना। रिटर्न जर्नी पे नॉर्मली हमारे माइंड में तो ये होता है कि जब डाउन द हिल आया तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, शायद आपके माइंड में चल रहा हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप अगर आप इसको कैसे पता चलाएंगे जरा एक देखिए। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कितना दिया हुआ? 2000। 2000 तो फोर्स थी ना, सो 2000 इंटू 500 ऐसा ही है। ये है वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, F इंटू डी। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स? वो क्या है? 800 इंटू 500। आप बताइए, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन द रेजिस्टिव फोर्स, ऐसे ही है ना? तो लेफ्ट साइड पे आंसर पॉजिटिव आएगा, सो राइट साइड में भी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर लॉस इसकी वजह से नेगेटिव, अगर इसके साथ भी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा। तो नेट जो एनर्जी है उसमें गेन होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
मैं भी थोड़ी देर बात करूंगा। अगर किसी ने गलत भी लिख दिया, किसी ने लॉस, वैसे लॉस आप लिखेंगे नहीं यहाँ पे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस लॉस इन काइनेटिक माइनस लॉस इन पोटेंशियल, आप लिखेंगे नहीं। लेकिन मैं एंड में बात करता हूँ अगर किसी ने लॉस किसी ने कंसिडर कर दिया तो वो उसका भी आंसर सही आ सकता है। ओके, गेन इन काइनेटिक एनर्जी मीन हाफ मैस कितना था 15,000। अच्छा जी बताइए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर करना है, मुझे V1 फाइंड करना है या V2 फाइंड करना है? सर V1 मुझे फाइंड फाइनल करना है। स्पीड फाइंड, हाँ जी मुझे फाइनल स्पीड फाइंड करनी है और मुझे ये पता है कि मैंने गेन रखा हुआ है, तो गेन मतलब कि फाइनल स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर वो फाइनल स्पीड ज्यादा होगी तो मुझे इसका मतलब फाइंड करना है V1 स्क्वायर मुझे फाइंड करना है -20 स्क्वायर इनिशियल स्पीड। सो मैंने एज्यूम किया हुआ है कि मुझे पता है कि इसमें गेन हो रहा है, तो गेन जब हो रहा है तो बाद वाली स्पीड ज्यादा होगी, तो बाद वाली स्पीड मुझे फाइंड करनी है इसका मतलब, तो मुझे पॉजिटिव रखना होता है। माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी। सो बताइए इसमें एच क्या लिखूं अगेन, महगुल व्हाट इज एच, एम जी एच में एच क्या होना चाहिए? जरमीना, जी एच होगा ना डी साइन थीटा। वही था ना जो हमने पिछले पार्ट में जो ढूंढा था। बिल्कुल, डी साइन थीटा। सो डी साइन थीटा मीन डिस्टेंस कितना है? 5 500 500 और एंड साइन 2.5। 2.5। तो आप इस कंप्लीट इक्वेशन देखिए, देयर इज ओनली वन अननोन, स्पीड v। सो बाकी सब कुछ है। सो इस टॉपिक में मेन चीज अगर कहा जाए तो एक वर्क एनर्जी इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद कैलकुलेशन करना भी, कैलकुलेटर यूज करना भी एक टास्क है। सो अच्छी तरह कैलकुलेटर यूज कीजिए और बताइए व्हाट इज द v। 30.3। तो वो हाइट ज्यादा, स्पीड ज्यादा आ रही यस है सर, इसका 30 मतलब। पॉइंट आ रहा है। So the speed with which it reached the bottom of the hill is 30.3। सो हमें आइडिया तो हो रहा था गेन है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन अगर कोई किसी के माइंड में लॉस चल रहा हो, सुनिए जरा, अगर कोई यहां लॉस लिखता तो इसका मतलब माइनस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखता, फिर वो यहाँ माइनस लिखता। अगर किसी के माइंड में लॉस चल रहा होता तो यहाँ माइनस लिखता, तो फिर इसका मतलब उसके माइंड में ये चल रहा है कि बाद वाली स्पीड कम है, तो वो इसका मतलब वो लिख रहा होता 20 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो वो 20 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये माइनस और माइनस अल्टरनेटली दोनों फिर एडजस्ट हो जाते हैं पे। फिर भी आपका आंसर 30.3 ही आता। बट नॉर्मली मुझे आइडिया कि आपको पता चल रहा है कि इसमें गेन हुआ है, सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जी क्लियर है ये क्वेश्चन? सो अब आप इस वर्कशीट के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे रह गए हैं, अब आपको कुछ प्रैक्टिस हो चुकी है वर्क एनर्जी इक्वेशन की भी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की भी। सो अब आप सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इस वर्कशीट के प्लीज रिमेनिंग क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट कीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स होंगे हम इंशाल्लाह कल उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सर